हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिप्लोमा एकेडमी 2.0। तो स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं RAC का 2022 का मॉडल पेपर, जो कि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट हेडिंग है, जो कि इस बार भी आने के चांसेस बन रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा बता दूं आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग को लेकर RAC का मेरा मैराथन वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने RAC का टॉप 25 क्वेश्चन बता दिया, जो कि आपके एग्जाम में 100% पूरे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, मैच करेंगे। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आगे। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रशीतन क्या है और इसकी आवश्यकताएँ क्या हैं, ये सब पढ़ना है हमें। प्रशीतन क्या है और प्रशीतन की आवश्यकताओं का भी वर्णन कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा प्रशीतन क्या होता है, तो आइए देखते हैं। प्रशीतन एक ऐसा पद है जिसके अंदर हम ऊष्मा को एक निश्चित दशा के अंदर एक प्रक्रिया से बाहर निकालते हैं। इसी प्रक्रिया के अंदर हम तापमान को कम करने के साथ साथ लगातार स्थिर रखते हैं। तुम्हारा प्रशीतन क्या होता है? प्रशीतन एक ऐसा हमारा पद होता है जिसके अंदर हम ऊष्मा को एक निश्चित दशा के अंदर प्रक्रिया से बाहर निकालते हैं। तो हमारा जो फ्रिज होता है उसके अंदर जो ऊष्मा होता है, हीट होता है, जो गर्मी होती है उसके अंदर, उसको एक निश्चित दशा के अंदर उसे बाहर निकालते हैं, यानी फ्रिज के अंदर की गर्मी को बाहर निकालते हैं। और प्रक्रिया से बाहर निकालने के बाद जब अंदर की गर्मी बाहर निकाल देंगे तो अंदर जो है टेम्परेचर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो बाहर की तापमान से कम अंदर का तापमान रहता है। तो फिर और हम इसके अंदर जो है तापमान को कम करने के साथ साथ लगातार स्थिर रखते हैं। तो हम जब अंदर की गर्मी बाहर कर देंगे तो अंदर ठंडा हो जाएगा, तो वही ठंडा हमेशा बनी रहती है। यही प्रक्रिया हमारी रेफ्रिजरेशन कहलाती है। और बाहर के पर्यावरण से अंदर का पर्यावरण ठंडा रहता है। आज देखते हैं, सिंपल से डिफिनेशन है। प्रशीतन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम एक पदार्थ की ऊष्मा को बाहर वातावरण के तापमान से लगातार निम्नतम रखते हैं, यानी कम रखते हैं, तथा इस कम तापमान को लगातार बनाए रहते हैं। तुम्हारी रेफ्रिजरेशन सिस्टम ये होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम पदार्थ की गर्मी को बाहर वातावरण के तापमान से लगातार कम रखते हैं। तो जो हमारा बाहर का तापमान है उससे कम रखते हैं फ्रिज के अंदर हम तापमान। इस कम तापमान को लगातार बनाए भी रहते हैं। जब तक फ्रिज हमारी चालू रहे तब तक ये तापमान बना रहेगा हमारा। बस एक प्रक्रिया हमारा रेफ्रिजरेशन कहलाती है। आइए देखते हैं इसकी आवश्यकताएँ क्या क्या हैं। तुम्हारे प्रशीतन की आवश्यकता क्या क्या है इसको देखते हैं। तो पहला हमारा है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए, दूसरा पानी को ठंडा करने के लिए, तीसरा है दवाओं का भंडारण करने के लिए, चौथा है दूध का तापमान कम करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए या पहुंचाने के लिए। तो दूध जो है हमारा, उसको फ्रिज में रख के हम उसको ठंडा कर देंगे, थोड़ा बर्फ़ बना लेंगे, फिर उसको जो है ले जाने में आसानी होगी। और पाँचवा है प्रशीतन के द्वारा पदार्थों को सुखाने के लिए। कोई पदार्थ को हमें सुखाना होता है तो उसमें हम रेफ्रिजरेशन का प्रयोग करते हैं। और बर्फ़ उत्पादन करने के लिए अगर हमें बर्फ़ बनाना है तो उसमें भी हम रेफ्रिजरेशन का उपयोग करते हैं। ऊंचे टावरों में ऊष्मा को बाहर निकालने के लिए, ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेशन का प्रयोग करते हैं। और बड़े बड़े संयंत्रों, अधिक गति से चलने वाले हवाई जहाज़ को ठंडा करने के लिए भी हम रेफ्रिजरेशन का प्रयोग करते हैं। आइए आगे देखते हैं। हमारा 9वां है प्रिंटिंग कार्यों के लिए, टेक्सटाइल मिलों में, परीक्षण प्रयोगशालाओं में। तो हमारा जो परीक्षण प्रयोगशाला है उसमें जो है गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसमें हम रेफ्रिजरेशन का उपयोग करते हैं, जिससे हमारा गर्मी वहाँ का तापमान जो है कम रहता है, ठंड बनी रहती है। शक्ति संयंत्रों में, मोटर गाड़ियों तथा यातायात के अन्य साधनों में रेफ्रिजरेशन का उपयोग किया जाता है। बांधों के लिए, कंक्रीट के शीतलन में, दमन भट्टियों की वायु में उपचार में, समुद्री पानी के लिए डिसिल्टिंग में, कंप्यूटर कक्षों में, सामुदायिक केंद्रों पर आदि। आगे देखते हैं। आगे हमारा है रिवर्स कार्नोट साइकिल। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 100% पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। इसको हम 2 स्टार दे देते हैं। इसे ज़रूर से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार 5 साल से रिपीट हो रहा है। आइए देखते हैं। वायु रेफ्रिजरेशन मुख्यतः उल्टे कार्नोट चक्र, रिवर्स कार्नोट साइकिल पर आधारित होता है। ये हमारा जो रिवर्स कार्नोट साइकिल, ये हमेशा रेफ्रिजरेटर के मुख्यतः रिवर्स कार्नोट साइकिल पर आधारित होता है। इसमें कार्यकारी मध्यवर्ती मीडियम के रूप में रेफ्रिजरेंट वायु का इस्तेमाल करने
करते हैं। मानक कार्यकारी पदार्थ की का प्रारंभिक बिंदु पर तापमान, दाब तथा आयतन क्रमशः T1, P1, V1 है। तो स्टूडेंट हमारा रिवर्स कार्नोट साइकिल क्या होता है? वायु रेफ्रिजरेटर मुख्यतः उल्टे कार्नोट साइकिल, ये हमेशा जो है ये मुख्यतः जो है रिवर्स कार्नोट साइकिल पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? ये हमारा रिवर्स कार्नोट साइकिल पर आधारित होता है। यह मुख्यतः रेफ्रिजरेटर हमेशा रिवर्स कार्नोट साइकिल पर आधारित होता है। इसमें कार्यकारी माध्यम वर्किंग मीडियम के रूप में रेफ्रिजरेंट वायु का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? वर्किंग मीडियम में रेफ्रिजरेंट वायु का इस्तेमाल करते हैं। मानक कार्यकारी पदार्थ प्रारंभिक बिंदु पर तापमान, दाब, आयतन क्रमशः T1, P1, V1 है। आइए आगे देखते हैं। तो इसका PS और TS डायग्राम है। ये डायग्राम 100% बना के आइएगा। डायग्राम बनाने से हमें अच्छे नंबर मिलते हैं। ये इसका डायग्राम तो ज़रूर बनाइएगा। आइए इसके 4 प्रक्रम देख लेते हैं। इसके जो है 4 प्रक्रम है। तो पहला प्रक्रम है आइसेंट्रॉपी संपीड़न प्रक्रम, दूसरा आइसेंट्रॉपी प्रसारण प्रक्रम, और ये हमारा है समतलीय संपीड़न प्रक्रम, समतलीय प्रसारण प्रक्रम। आइए इसको देख लेते हैं। तुम्हारा COP जो है अवशोषित ऊष्मा अपान कुल कार्य, एब्जॉर्बेड हीट अपान वर्क डन, यही हमारा फार्मूला है। आइए देखते हैं, इसको देख लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। वेपर कंप्रेशन सिस्टम में का वर्णन कीजिए। वेपर कंप्रेशन सिस्टम का वर्णन कीजिए। ये हमारा क्या होता है? वाष्प संपीड़न प्रशीतन सिस्टम में वाष्प को कार्यकारी माध्यम या प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर हम गैसों का प्रयोग प्रशीतक के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? हमारा वेपर कंप्रेशन सिस्टम ये होता है कि प्रशीतन सिस्टम में वाष्प को कार्यकारी माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन सा माध्यम में प्रयोग किया जाता है? वेपर कंप्रेशन सिस्टम को कार्यकारी माध्यम या प्रशीतक माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसके अंदर हम गैसों का प्रयोग करके प्रशीतन के रूप में करते हैं। इसमें जो है गैस का प्रयोग जो है प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेशन के रूप में प्रयोग करते हैं। हम इसमें गैसों का प्रयोग रेफ्रिजरेशन के रूप में करते हैं। वायु प्रशीतक की क्षमता जो है COP से कम होती है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से कम होती है, जबकि गैसों के रेफ्रिजरेशन के रूप जबकि गैसों के प्रशीतक के रूप में प्रयोग करने पर सिस्टम को COP की क्षमता बढ़ जाती है। तो हम गैसों का प्रयोग करते हैं रेफ्रिजरेशन में, तो फिर जो है हमारा COP की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा जो रेफ्रिजरेशन होता है इसमें जो है गैस का प्रयोग करते हैं। उसमें बिना गैस डाले तो वो ठंडा करेगा नहीं, उसमें ठंडी बर्फीली गैस डाली जाती है, तो जिसकी वजह से हमारा रेफ्रिजरेशन जो है ठंड करने में काम करता है। आइए आगे देखते हैं। हवा के अंदर आवश्यक परिवर्तन नहीं होता है। उसके अंदर जो है हवा के अंदर आवश्यक परिवर्तन नहीं होता। उसमें जो है ठंड का तापमान बना रहता है और ठंड ही हवा रहती है। गर्मी की हवा उसमें नहीं जाती है, और वो जाते हुए तो ठंडा हो जाता है, इसलिए हवा में कोई परिवर्तन उसके अंदर नहीं होता है। आइए आगे देख। तो इस कहाँ पहुँचे थे? इसके कारण निष्पादन गुणांक अधिक रहता है। इस सिस्टम के अंदर प्रशीतन हुए रूप में NH3, R12SO2, R22, CH3, ClR, 1349 अन्य गैसों का प्रयोग करते हैं। इसमें कौन कौन से गैसों का प्रयोग करते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, वही दिया गया, उसके नाम दिया गया है। NH3 हो गया, R12 हो गया, SO2 हो गया, इन गैसों का प्रयोग करते हैं। आजकल बाजार में अनेकों प्रकार के रेफ्रिजरेशन उपलब्ध हैं। ज़रूरत के हिसाब से रेफ्रिजरेशन का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे देखते हैं इसका सिद्धांत देखते हैं। इसका सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत इसका प्रिंसिपल, रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर ऊष्मागति के सिद्धांत का पालन होता है। ऊष्मागति के 3 नियम हैं। पहला शून्य तंत्र का नियम, दूसरा प्रथम ऊष्मागति नियम, दूसरा द्वितीय ऊष्मागति का नियम। आइए देखते हैं इसमें, उतना तैयार के लिए उतना बहुत है। आइए देखते हैं वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम।
वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये हमारा क्या होता है इसका देख लेते हैं। वाष्प संपीड़क कंप्रेसर प्रशीतन तंत्र के 4 भाग होते हैं। इसके 4 भाग हैं। पहला है कंप्रेसर, दूसरा कंडेंसर, तीसरा है एक्सपेंशन वैल्यू और चौथा नीचे है। आइए पहले देखते हैं। कंप्रेसर प्रशीतन तंत्र के अंदर संपीड़क के द्वारा कम दाब गैस तथा उच्च दाब गैस में परिवर्तित किया जाता है। जो हमारा कंप्रेसर होता है इसको जो है रेफ्रिजरेशन तंत्र के अंदर जो है कंप्रेसर के द्वारा कम दाब गैस, मतलब जो प्रेशर हमारा होता है वो कम प्रेशर को उच्च प्रेशर में के गैस में परिवर्तन किया जाता है। जो हमारा कंप्रेसर होता है इसको जो है लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कन्वर्ट किया जाता है, तो वही हमारा कंप्रेसर कहलाता है, जिसकी वजह से गैसों को पूर्ण रूप से वाष्प में बदल देते हैं। तो ऐसा करने से हमारा जो है ना पूर्ण रूप से कंप्रेसर को वाष्प में बदल देते हैं, यानी वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कंप्रेसर का कार्य प्रेशर बढ़ाकर तंत्र के अंदर रेफ्रिजरेशन को चलाना है। ऐसे ही किया जाता है कंप्रेसर का प्रयोग। आइए देखते हैं कंडेंसर का प्रयोग। तो हमारे कंडेंसर हो गए। कंडेंसर हमारा संघनित का कार्य उच्च दाब हाई प्रेशर गैसों को ठंडा कर उच्च तापमान हाई टेम्परेचर का निम्न तापमान से बदलकर ठंडा करना है, जिसकी वजह से गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो हाई प्रेशर होता है हमारा उच्च दाब होता है, उसको जो है गैसों उसके जो हमारा हाई प्रेशर गैस होता है उसको ठंडा करके हाई टेम्परेचर को निम्न तापमान से बदलकर ठंडा करना होता है। यही काम मेरा कंडेंसर करता है। सिंपल सी भाषा में कहें तो जो हमारा उच्च दाब वाली गैसें होती हैं उनको ठंडा करके उच्च तापमान को निम्न तापमान करता है। जो हाई टेम्परेचर रहता है, ज़्यादा गर्मी रहती है, उसे कम गर्मी में बदल देता है और ठंडा कर देता है। यही काम इसका होता है कंडेंसर का। ये देखते हैं एक्सपेंशन वैल्यू का, प्रसार युक्ति का। हमारा एक्सपेंशन वैल्यू होता है प्रसार युक्ति का काम है। प्रसार युक्ति यानी एक्सपेंशन वैल्यू का काम है वाष्पीकृत के अंदर नियंत्रित करके गैसों को आगे भेजना। तो हमारी जो गैसें होती हैं, ठंडी वाली गैसें होती हैं रेफ्रिजरेशन के अंदर, तो उसको जो है ये आगे भेजती हैं, जिसकी वजह से तापमान को नियंत्रित किया जा सके। तो जब उस गैस को आगे भेजती हैं ये कंडेंसर हमारा एक्सपेंशन वैल्यू हमारा जो है गैस को जब आगे फेंकती है तो आगे जाकर टेम्परेचर को कम कर देता है, जिसकी वजह से ठंडा हो जाता है फ्रिज हमारी। नियंत्रित करने का कार्य प्रसार युक्ति करती है। एक्सपेंशन वैल्यू हमारा जो है ये काम करता है। आइए आगे देखते हैं इवापोरेटर को। तुम्हारा इवापोरेटर होता है वाष्पित का कार्य वाष्पित कक्ष में पड़ी हुई हीट अवशोषण करना। तो जो हमारा ये इवापोरेटर जो होता है हमारे फ्रिज के अंदर रेफ्रिजरेशन के अंदर जो हाई टेम्परेचर है, जो ऊष्मा हमारा जो है वो ज़्यादा गर्म ऊष्मा है तो उसको अवशोषण ये करता है। अवशोषण करके कक्ष में एक नियत तापमान से अधिक होने पर ऊष्मा को अवशोषण करके बाहर भेजता है। जो हमारी ऊष्मा होती है उसका अवशोषण करके ये जो है वो बाहर भेजता है। तो इवेपोरेटर का हमारा काम क्या होता है, रेफ्रिजरेशन के अंदर जो हीट होती है, जो गर्मी होती है, उसका अवशोषण करके एब्जॉर्ब करके उसको जो है बाहर निकाल देता है। यही होता है हमारा सिंपल वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये इसका डायग्राम है, देख लीजिए डायग्राम को, इसको जरूर बना के आइएगा। इसका डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अगर आप डायग्राम बना रहेंगे तो आपको पूरा 5 नंबर दे देगा। अगर आप डायग्राम नहीं बना रहेंगे, कितनी भी अच्छी थ्योरी लिखे रहेंगे, तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, तो 3 नंबर दे देगा बस। देखते हैं सेकंड वाला। प्रशीतन के मुख्यतः एप्लीकेशन एरियाज को समझाइए, साथ ही उचित उदाहरण सहित। तो एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसी को समझाना है। आइए देखते हैं। तुम्हारा प्रशीतन प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। हमारा जो रेफ्रिजरेशन का प्रयोग है उसको बहुत से अनेकों क्षेत्रों में किया जाता है। इसका सबसे बड़ा प्रयोग हवा को ठंडा करने में होता है। जो हमारा हवा होता है वो ठंडा करने के लिए किया जाता है। ठंडी हवा में हम वातानुकूलन यानी एयर कंडीशनिंग का इफेक्ट उत्पन्न करते हैं, प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों में खाद्य पदार्थों के संरक्षण से लेकर परीक्षण तक प्रशीतन का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें ख़राब होने से बचाने के लिए जो है रेफ्रिजरेशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारा हो गया, जैसे हम अगर आलू रखते हैं स्टोर में तो वहाँ पर होता है रेफ्रिजरेशन हमारा लगा होता है, तो वो ठंड को बढ़ा देता है और गर्मी को एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल देता है। तो फिर जो ठंडा होता है रेफ्रिजरेशन से, उसी कारण हमारा जो है पदार्थ सही रहता है।
खराब होने से बच जाता है। आइए आगे देखते हैं रासायनिक पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल औद्योगिक संयंत्रों में ऊष्मा का प्रशीतन करने में प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो रेफ्रिजरेशन होता है उसमें रासायनिक पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल औद्योगिक संयंत्रों के ऊष्मा का प्रशीतन किया जाता है। ये हमारे जो होते हैं वही गैसें होती हैं, प्रशीतन प्रयोग किया जाता है। यह देता है उत्पादन व निर्माण संरचना में प्रशीतन का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन करना होता है किसी चीज़ का या निर्माण करना होता है तो उसमें जो है प्रशीतन का प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े क्षेत्रों में प्रशीतन का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ निम्न क्षेत्रों का वर्णन कर रहे हैं। इसको जो है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। पहला है आवासीय भवनों का वातानुकूलन। हम वातानुकूलन संयंत्रों का प्रयोग इसकी आवासीय भवनों के अंदर की हवा को ठंडा करके भवनों का तापमान आदमी के सुगत अब अनुभवानुसार करते हैं। तो जो हमारा वातानुकूलन होता है एयर कंडीशनिंग, इसका प्रयोग जो है भवनों में करते हैं, रूम में करते हैं, कमरों में करते हैं। तो इसका जहाँ जहाँ प्रयोग करते हैं उसके अंदर की हवा को ठंडा करने के लिए करते हैं। तो हमारे एयर कंडीशनिंग जो एसी होता है ये क्या काम करता है, रूम के अंदर की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी गर्मी को एब्जॉर्ब करने के बाद उसको जो है ठंडा करके अंदर गर्म हवा को ठंडा में बदल देता है। यही प्रक्रिया हमारा क्या कहलाती है, वातानुकूलन कहलाती है। आइए आगे चलते हैं। आगे हमारा है औद्योगिक वातानुकूलन, उसे देख लेते हैं। उद्योगों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए आरामदायक वातावरण देने के लिए तथा अन्य प्रकार की क्रिया का तापमान संतुलन बनाने के लिए प्रशीतन व वातानुकूलन का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो औद्योगिक वातानुकूलन है, जो हमारे जैसे स्टोर हो गए या अन्य जगह हो गए, अन्य क्षेत्र हो गए, तो वहाँ पर जो कर्मचारी होते हैं उन लोगों को आरामदायक वातावरण देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और तापमान जो होता है, हमारा टेम्परेचर जो होता है उसका संतुलन बनाने के लिए प्रशीतन व वातानुकूलन का प्रयोग किया जाता है। या तो एसी का प्रयोग किया जाएगा या फिर रेफ्रिजरेशन का प्रयोग किया जाएगा। आइए आगे देखते हैं इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। परीक्षण प्रयोगशालाएँ, टेक्सटाइल कंपनियां, फोटोग्राफी कंपनियां, प्रिंटिंग प्रेस कंपनियां, कंप्यूटर कक्ष, बड़े छोटे ऑफिस, हवाई जहाज़ों में, मिसाइल व रॉकेट में आदि। जो जहाँ हमारा मिसाइल या रॉकेट बनता है वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, बहुत हाई टेम्परेचर रहता है। तो वहाँ पर रेफ्रिजरेशन का या फिर एयर कंडीशनिंग का उपयोग करके वहाँ के टेम्परेचर को ठंडा किया जाता है, जिससे वहाँ के रहने वाले मनुष्य पर अत्यधिक गर्मी प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए आगे देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये थ्योरी थोड़ी सी इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल, थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल। तो आइए देखते हैं एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल और थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल क्या होता है। ये जो है एक दूसरे से कई तरीके से भिन्न होते हैं। जो मेरा एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल है, ये थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल से जो है एक दूसरे के तरीके से भिन्न है, यानी एक दूसरे तरीके से कुछ मिलते जुलते हैं, जिनमें से कुछ अपरिहार्य और नुकसान के कारण बनते हैं। सैद्धांतिक चक्र और वास्तविक चक्र के बीच मुख्यतः विचलन इस प्रकार हैं। तो इसके जो अपरिहार्य और नुकसान हैं, इसके जो फायदे और नुकसान हैं, ये दोनों इन्हीं के कारण बनते हैं। सैद्धांतिक चक्र और वास्तविक चक्र के बीच मुख्यतः विचलन इस प्रकार है। इसको देखते हैं। पहला, इवापोरेटर से निकलने वाला वाष्प प्रशीतन अति तप्त अवस्था में होता है। दूसरा, प्रशीतन एक कंप्रेसर तो आइसेंट्रोपिक और ना ही पॉलीट्रॉपिक है। तीसरा, विस्तार वारों में प्रवेश करने से पहले तरल प्रशीतक कंडेंसर में सबकूल होता है। इवापोरेटर और कंडेंसर में दाब गिरता है। इवापोरेटर और कंडेंसर जो होता है इसमें प्रेशर गिरता है। वास्तविक वाष्प संपीड़न चक्र सैद्धांतिक वाष्प संपीड़न चक्र से अलग होता है। आइए आगे देखते हैं। आगे मेरा है हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर क्या होता है, इसकी व्याख्या करें। इसको भी हम 2 स्टार दे रहे हैं। ये 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। देखते हैं क्या होता है। एक कंप्रेसर में हार्मेटिकली सील बंद कंप्रेसर कहा जाता है। इसे हार्मेटिकली जो होता है कंप्रेसर, इसको सील बंद कंप्रेसर के नाम से भी जाना जाता है या इसे कहा जाता है।
जब कंप्रेसर और मोटर एक ही शाफ्ट पर काम करते हैं तब दोनों एक काम आवरण के संलग्न होते हैं। इस प्रकार के कंप्रेसर क्रैंक शाफ्ट सील के उपयोग को समाप्त कर देते हैं। तो जो हमारा ये हर्मेटिकली सील बंद है कंप्रेसर है, ये जो होता है हमारा, ये जो है इस प्रकार के कंप्रेसर, ये जो होता है ना मोटर का जो शाफ्ट होता है उस पर ये काम करता है। जो हमारा मोटर होता है उसके शाफ्ट पर काम करता है, दोनों एक आम आवरण में, और जो है एक ही तरह से काम करता है, चाहे वो हर्मेटिकली हो या सील बंद कंप्रेसर हो, दोनों एक ही काम करते हैं। तो इसीलिए और संलग्न में काम करते हैं, तो इसीलिए इस दोनों एक ही हैं, एक ही नाम से जाना जाता है। जो रेफ्रिजरेटर के रिसाव को रोकने के लिए खुले प्रकार के कंप्रेसर का उपयोग करते हैं। दोनों जो है रिसाव को रोकने के लिए खुले प्रकार के कंप्रेसर का उपयोग करते हैं। आइए आगे देखते हैं हर्मेटिकली सीलबंद कंप्रेसर का निर्माण कैसे हुआ था। एक ही शाफ्ट पर लगे कंप्रेसर और मोटर एक केसिंग के बाद बंद होते हैं। सक्शन और डिस्चार्ज लाइनें आवरण के अंदर विस्तारित होती हैं। रेफ्रिजरेटर को चार्ज करने और चिकनाई वाले तेल को बदलने के लिए सर्विस लाइन भी प्रदान की जाती है। तो ये जो होता है हर्मेटिकली सीलबंद कंप्रेसर, इसका जो है निर्माण जो होता है वो मोटर एक केसिंग के बाद होता है और सक्शन और डिस्चार्ज लाइनें आवरण के अंदर विस्तारित होते हैं। इसके अंदर जो है दो चीज़ें विस्तारित होती है, एक सक्शन डिस्चार्ज लाइनें जो होते हैं ये विस्तारित होते हैं उसके अंदर, और रेफ्रिजरेटर को चार्ज करने और चिकनाई वाले तेल को बदलने के लिए एक सर्विस लाइन भी प्रदान की जाती है, जिसके माध्यम से हमारा जो होता है मोटर वाइंडिंग के 3 टर्मिनलों में बिजली की आपूर्ति की जाती है। सर्किट में रनिंग वाइंडिंग छोड़कर स्टार्टअप के बाद रिले स्टार्टिंग वाइंडिंग कर देता है। रिले ओवरलोड प्रोटेक्ट OLP भी होता है। आगे चलते हैं। तो ये हमारा डायग्राम हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर। आइए आगे देखते हैं रेफ्रिजरेंट के वांछित गुण क्या होते हैं, व्याख्या करें। इसके वांछित गुण क्या है उसको देख लेते हैं। रेफ्रिजरेंट में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। इसमें जो बहुत 13 गुण होते हैं टोटल। तो पहला है आसानी से द्रवित होना चाहिए, दुर्गंध रहित होना चाहिए, आसानी से मिश्रित होना चाहिए, निम्न उबालक बिंदु, उच्च वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, निम्न द्रव की विशिष्ट ऊष्मा, निम्न वाष्प का विशिष्ट आयतन, धातु से क्षरण रहित होना चाहिए, ज्वलनशील रहित एवं विस्फोटन नहीं होना चाहिए, जहरीला नहीं होना चाहिए, निम्न लागत होनी चाहिए। यही 13 होते हैं इसके रेफ्रिजरेटर के वांछित गुण। आइए आगे देखते हैं एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये हमारा क्या होता है, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम और वेपर कंप्रेसर सिस्टम की तुलना में इसके क्या गुण होते हैं। इसको भी हम 2 स्टार देते नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ये भी 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसको जरूर तैयार करके जाइएगा आप लोग। आगे देखते हैं क्या होता है हवा प्रशीतन निकाय यानी एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये हमारा वह निकाय है जिसमें हवा को कार्यकारी प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा जो ऊष्मा को एक स्थान से अवशोषण करके दूसरे स्थान पर निष्कासन करता है वह हवा प्रशीतन निकाय कहलाता है। तो जो हमारा एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, ये जो होता है ऊष्मा को हीट को एक जगह से एब्जॉर्ब करके यानी अवशोषण करके दूसरे स्थान पर निष्कासन करके उसको निकाल देता है। तो ये प्रक्रिया हमारी एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहलाती है। आइए आगे देखते हैं इसके निकाय की तुलना के लिए इसके गुण तथा अवगुण क्या होते हैं। तो पहला गुण होता है वायु प्रचुर मात्रा में बिना कीमत के उपलब्ध है। दूसरा है वायु का रिवास होने पर कोई हानि नहीं होती है। जो हमारा ये जो है एयर को एब्जॉर्ब करके बाहर दूसरी जगह पर निकालता है तो उससे हमारी कोई हानि नहीं होती है। और तीसरा है वायुतंत्र को बनाने में लागत कम आती है, वायुतंत्र को बनाने में लागत भी कम आती है। वायु प्रशीतन का निकाय का वातावरण का मिश्र संबंध रहता है। आइए इसको और देख लेते हैं। इस निकाय का आकार बड़ा होता है, इसका निष्पादक गुणांक कम हो जाता है, इसका आयतन बड़ा होता है। आगे दूसरा देखते हैं इवापोरेटर देखते हैं। यह भी 100% एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है। इसको भी हम 2 स्टार दे रहे हैं, इसको भी जरूर तैयार करके जाइएगा।
तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ इवापोरेटर अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। तो हमारा पहला टाइप है बार ट्यूब कोयल इवापोरेटर, फाइनेट ट्यूब इवापोरेटर, प्लेट इवापोरेटर, सेल एंड ट्यूब इवापोरेटर, सेल एंड कॉयल इवापोरेटर, ट्यूब एंड ट्यूब इवापोरेटर। तो इसको जो है इंग्लिश में पढ़ के जाइएगा इतना टॉपिक, तो ये जो है हमें आसानी से याद रहेगा। हिंदी में पढ़े रहेंगे तो भूल जाते हैं, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी होता था। तो इसको बढ़िया से याद करके जाइएगा आप लोग। आइए आगे देखते हैं। प्रशीतन प्रवाह के आधार पर, रेफ्रिजरेशन फ्लो के आधार पर देखते हैं। अति प्रवाह वाष्पित्र, सूखा प्रसार युक्ति वाष्पित्र, ड्राई एक्सपेंशन इवापोरेटर और फ्लोटेड इवापोरेटर होता है। और तीसरा होता है ऊष्मा संचार के आधार पर प्री कन्वेक्शन इवापोरेटर, दूसरा है फोर्स कन्वेक्शन इवापोरेटर और चौथा चालक के आधार पर। तो पहला ए वाला इसमें फ्रोस्टिंग इवापोरेटर, नॉन फ्रोस्टिंग इवापोरेटर, डिफ्रोस्टिंग इवापोरेटर है। आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ इवापोरेटर, इवापोरेटर के क्या फंक्शन होते हैं या उसके क्या कार्य होते हैं उसे देखना है हमें। तो वाष्पित्र एक साधारण व आसानी से समझने वाला यंत्र होता है। जो हमारा ये होता है फंक्शन इवापोरेटर, ये एक साधारण आसानी से समझने वाला यंत्र होता है, एकदम साधारण से समझने वाला यंत्र होता है जो साधारणतः प्रशीतन इफेक्ट डालता है। इस प्रक्रिया के अंदर रेफ्रिजरेशन प्रसार युक्ति का वाष्पित्र में प्रवेश करता है, यानी जो प्रशीतन प्रभाव डालता है इस प्रक्रिया के अंदर जो है प्रशीतन प्रभाव युक्ति जो है एयर में प्रवेश करता है, वाष्पित्र में प्रवेश करता है। उस वक्त प्रशीतन द्रवीय अवस्था में होता है, और जिस वक्त ये जो है एयर में प्रवेश करता है उस वक्त जो होता है रेफ्रिजरेशन हमारा द्रवीय अवस्था में होता है। इसे द्रवीय अवस्था में लाने के लिए कभी कभी हम सब कूलिंग अंडरकूल का प्रयोग करते हैं। इससे तापमान संतृप्त तापमान से कम हो जाता है। सब कूलिंग प्रक्रिया के दौरान प्रशीतन का पूर्ण रूप से द्रवीय अवस्था में लाया जाता है। कौन सी अवस्था में लाया जाता है? सब कूलिंग की प्रक्रिया द्वारा इसे जो है प्रशीतन को द्रवीय अवस्था में लाया जाता है। ये प्रक्रिया हमारी फंक्शन ऑफ इवापोरेटर होती है। आइए आगे देखते हैं। तो आगे हमारा होता है वाष्पित्र की ऊष्मा अवशोषण की क्षमता को 5 कारक प्रभावित करते हैं। पहला पदार्थ, दूसरा तापमान अंतर, तीसरा है प्रशीतन की गति, चौथा है वाष्पित्र की सतह की मोटाई, और ये वाला है वाष्पित्र का संपर्क क्षेत्रफल। आइए आगे चलते हैं। सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम चल रहे देने 2 स्टार दे देने चल रहे हैं। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन है। आइए इसको देख लेते हैं क्या होता है। सरल वाष्प अवशोषण निकाय के प्रमुख अवयव होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसके जो है बहुत से अवयव होते हैं। चित्र में दिखाया गया वाटर कूलिंग यहाँ हमारा लगा होता है, यहाँ हीट रिजेक्टर लगा होता है, हाई प्रेशर अमोनिया वेपर होता है, यहाँ जनरेटर होता है हमारा, यहाँ बिग सोल्यूशन होता है, यहाँ प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व होता है, यहाँ हीटिंग कॉइल होती है, यहाँ पंप भरा जाता है, यहाँ कूलिंग वाटर होता है, हीट रिजेक्टर होता है, यहाँ से कूलिंग जो है अंदर लेता है, एब्जॉर्ब करता है, फिर यहाँ से फेंक देता है इसको, इसमें के अंदर गर्म हवा को बाहर रिजेक्ट कर देता है। और लो प्रेशर ये होता है अमोनिया वेपर होता है, ये हमारा इवापोरेटर होता है, एक्सपेंशन वैल्यू होता है, हमारा कंडेंसर होता है, लिक्विड अमोनिया होता है, रिसीवर होता है। सिंपल वेपरेशन ऑब्जॉर्ब सिस्टम, इसको जरूर बना के आइएगा। आइए इसकी थ्योरी देख लेते हैं। इस निकाय के अंदर वाष्पीकृत निम्न तापमान अमोनिया शोषक में प्रवेश करता है। इसे ठंडे जल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसे ठंडे जल से अवशोषित कर लिया जाता है वाष्पीकृत को, एयर को। जल के पास इतनी क्षमता होती है कि अधिक मात्रा में अमोनिया को अवशोषित कर सकता है। जो हमारा जल होता है, पानी होता है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा क्षमता होती है कि ये जो है अमोनिया को अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब कर लेता है। जल तथा अमोनिया के इस विलयन को एको अमोनिया विलयन कहते हैं। अवशोषण की बाहरी शीतलन प्रणाली सामान्यतः जल शीतलन प्रणाली, जिससे अवशोषण को ऊष्मा स्थानांतरित हो जाती है। शीतलन आवश्यकता होती है यदि जल का तापमान उच्च रहता है, तब जल की अमोनिया अवशोषण करने की क्षमता कम हो जाती है। यदि जल का तापमान जो है हाई रहता है, जल का जो टेम्परेचर वो हाई टेम्परेचर रहता है, तो जल को अमोनिया जो है ना अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है। जो हमारा एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, जल की अमोनिया की एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, वो जो हमारा क्षमता कम हो जाती है। तो ये बहुत
थोड़ा थोड़ा जो है जॉब करता है। ऑसमोसिस से यह विलयन पंप की सहायता से जनरेटर में प्रवेश करता है। तो ये जो है ना एक जॉब की मदद से ये जो है यह विलयन जो है पंप की सहायता से जनरेटर में प्रवेश करता है। पंप के रूप में द्रवीय पंप का इस्तेमाल किया जाता है। यह पंप विलयन को 10 बार तक बढ़ा देता है। जो हमारा ये विलयन जो होता है 10 बार बढ़ा देता है दाब को। जनरेटर में यह मजबूत विलयन बाहरी स्रोत द्वारा गर्म किया जाता है, जिससे अमोनिया वाष्प के रूप में विलयन से बाहर निकाल दिया जाता है तथा बचा हुआ विलयन दाब नियंत्रक वाल्व की सहायता से पुनः अवशोषक में प्रवेश करता है तथा चक्र पुनः प्रारंभ हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया इसको बार बार चलती रहती है। आगे देते हैं इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, घरेलू इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम को देखते हैं और सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के भिन्न समझाइए। दोनों को देखते हैं। ये तुम्हारा पहला है डेमोस्ट्रिक इलेक्ट्रोलक्स अमोनिया हाइड्रोजन रेफ्रिजरेटर। तुम्हारा ये सिस्टम क्या होता है? इस प्रशीतन तंत्र का आविष्कार स्वीडन के 2 इंजीनियर कार्ल मुंटन और वाल्टजर वान प्लाटन ने 1925 में किया था। तो इसको याद रखने की ज़रूरत है कि इसका आविष्कार जो हमारा स्वीडन के 2 इंजीनियर, पहले का नाम था कार्ल मुंटर और वाल्टजर वान प्लांट ने 1925 में किया था। कब किया था इसका आविष्कार? 1925 में किया था। और कौन से वैज्ञानिक ने किया था? कार्ल मुंटर और वाल्टजर ने इसका जो है खोज किया था। आइए आगे देखते हैं। यह दोनों इंजीनियर रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टॉकहोम में तृतीय वर्ष के बीटेक के छात्र थे। ये जो है बीटेक के छात्र थे। और कौन से बीटेक कॉलेज में किए थे? इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टॉकहोम में 3 वर्ष का ये बीटेक किए थे ये छात्र जो हैं। और विचार इलेक्ट्रोलक्स कंपनी के पास लेकर गए थे और कंपनी ने इनको बनाने के लिए पैसा दिया था। इनको बनाने के लिए कंपनी ने पैसा दिया था और इलेक्ट्रोलक्स कंपनी के पास ये ले गए थे। इस प्रकार यह तंत्र 3 द्रवीय प्रशीतन अवशोषण तंत्र कहलाता है, जो पूर्व समझाया गया कंपनी के द्वारा पैसे देने के कारण इसका नाम इलेक्ट्रोलक्स प्रशीतन रखा गया है। आइए आगे देखते हैं। ये इसका जो है डायग्राम है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ हमारा उच्च हाई प्रेशर विलयन होता है, यहाँ जनरेटर होता है, यहाँ कमज़ोर विलयन होता है, यहाँ गैस बर्नर होता है, यहाँ अवशोषण हाइड्रोजन होता है, यहाँ से हाइड्रोजन को अवशोषित करता है, जॉब करता है। ये अमोनिया हाइड्रोजन होता है, ये वाष्पीकृत होता है, ये भी हाइड्रोजन होता है हमारा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारा है इसका थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं इसका। इसके तंत्र के अंदर कोई गतिशील भाग नहीं होता, इसके अंदर जो है कोई गतिशील भाग नहीं होता और वाष्पित से ऊष्मा को एक जॉब करके अमोनिया व हाइड्रोजन अवशोषण करता है, एक जॉब करता है। अवशोषण हाइड्रोजन को अमोनिया को अलग करता है। अमोनिया का विलयन वाष्प ऊष्मा जो है परिवर्तन में होता है, जनरेटर में जाता है। इसका जो हीट होता है वो जो है परिवर्तन होके ठंडा होके एक जॉब करके ठंडा करके उसको जो है जनरेटर के अंदर भेजा जाता है, जहाँ पर हम गैस बर्नर के द्वारा गर्म करते हैं, जिससे वह वाष्प में बदल जाता है तथा इसके कारण ताप भी बढ़ता है। वाष्प प्रशीतन को रेक्टिफायर में भेज दिया जाता है। द्रव्य अमोनिया को ऊष्मा परिवर्तन से अवशोषण में पुनः भेज दिया जाता है। इतना याद कर लीजिएगा, बहुत है। और इसका निष्पादन गुणांक होता है वाष्पित में अवशोषित ऊष्मा और जनरेटर में प्रदान की गई ऊष्मा। आइए आगे देखते हैं सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारा क्या होता है। तुम्हारा सोलर रेफ्रिजरेटर ये भी 100% हमारा कुछ पूछ जाना हो, इसको हम 2 स्टार दे देते हैं। इसको भी तैयार करके जाइएगा, बिना तैयार किए तो मत जाइएगा। आइए इसको देखते हैं क्या। चलिए देखते हैं हमारा क्या होता है। सौर ऊर्जा से चलने वाले प्रशीतन तंत्र को हम सीधे ऊष्मा प्रदान करते हैं। जो हमारा ये सोलर एनर्जी है, इससे चलने वाले रेफ्रिजरेटर जो है ये हम सीधे ऊष्मा प्रदान करते हैं इसमें। दूसरे हम फोटो वोल्ट और ऊष्मा ऊर्जा से संपीड़न को चलाते हैं। सीधे ऊष्मा देकर वाष्प अवशोषण तंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यह दोनों प्रकार के तंत्रों में प्रयोग किया जा सकता है। हमारा जो ये होता है सोलर एनर्जी होती है, ये जो है रेफ्रिजरेटर तंत्र
से हम सीधे हीट को जो है प्रदान कर सकते हैं। ये जो हमारा होता है ना सोलर एनर्जी, इसको जो चलाने के लिए सूर्य की आवश्यकता पड़ती है, धूप की आवश्यकता पड़ती है। तो इसे जो है ना हम अगर छत पर रख देते हैं तो उसमें डायरेक्ट जो है ऊष्मा को अवशोषित करके वो चालू हो जाता है। सीधा ऊष्मा देकर वाष्प अवशोषण तंत्र में प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जो है सीधे धूप देकर इसके एनर्जी का प्रयोग कर सकते हैं। ये सौर ऊर्जा प्रशीतन तंत्र के अंतर हम संपीड़क यानी कंप्रेसर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोलर पैनल से देते हैं, जिसके कारण कंप्रेसर कार्य करता है। सोलर पैनल से प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग कंप्रेसर को चलाने में होता है। संपीड़क दाब को बढ़ाने का कार्य करता है। इसके बाद संघनित गैस को ठंडा करके द्रवीय अवस्था में लाता है। प्रसार युक्ति के द्वारा द्रवीय प्रशीतन का वाष्पित में भेजा जाता है, जहाँ पर वह ऊष्मा को अवशोषण करके संपीड़क यानी कंप्रेसर में आता है। पुनः यह प्रक्रिया चलती रहती है। इस तंत्र को सौर ऊर्जा बिजली मिलने की कीमत कम आती है, इसका निष्पादन गुणांक होता है। तो ये हमारा सोलर सिस्टम क्या होता है, ये मेरा एक प्रकार का सिस्टम होता है जो कि इसे डायरेक्ट धूप में रख दिया जाए तो ये ऑटोमेटिक जो है चालू हो जाता है, एनर्जी देना शुरू कर देता है। और इससे जो होता है हमारे घरों की इलेक्ट्रिसिटी कम आती है, इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती है, ये सब होता है। और इसका COP निष्पादन गुणांक ये होता है। आइए आगे चलते हैं। तो हमारा साइक्रोमेट्री क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, डिग्री ऑफ सिचुएशन। ऐसे देते हैं। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, किसी नम वायु के प्रति किलोग्राम में जल वाष्प की मात्रा स्पेसिफिक आर्द्रता कहलाती है। इसको किग्रा प्रति किग्रा शुष्क हवा में व्यक्त किया जाता है। विशिष्ट आर्द्रता का मान निम्न सूत्र से भी निकाल सकते हैं। तो इसका ये सूत्र है, इससे निकाल सकते हैं इसको। विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, वेपर प्रेशर, बैरोमेट्रिक दाब। आइए आगे देखते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। तुम्हारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, किसी निश्चित तापमान पर वायु का उपस्थित जल वाष्प की मात्रा तथा इस तापमान पर वायु जल का वाष्प की मात्रा जब संतृप्त हो, इसके दोनों के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सापेक्ष आर्द्रता एक आदमी के लिए 50% तक तापमान 25 डिग्री रखा जाता है। तुम्हारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये होता है कि जैसे कोई निश्चित टेम्परेचर है, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा जो इसमें इस तापमान पर वायु में जल वाष्प की मात्रा जो है संतृप्त है, तो इसके दोनों के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। जैसा कि हमारा जो वायु है, जल है, उसकी जो है टेम्परेचर, उपस्थित जल वाष्प की जो टेम्परेचर है वो एकदम एक समान रहती है। जल वाष्प की और एयर वाष्प की दोनों की जो है एकदम समान रहती है। तो वही दोनों का अनुपात जो है सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं उन्हीं दोनों को। और यह जो है एक आदमी के लिए 50% तापमान डिग्री 25 डिग्री रखा जाता है। आइए आगे देखते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन का असंतृप्त वायु को समतापीय प्रेशर द्वारा संतृप्त किया जाना T5 आरेख पर दिखाया गया है। तो ये हमारा T5 आरेख है, ये इस डायग्राम को बना के आइए। आइए आगे चलते हैं। तो आगे हमारा है अप्लाइड साइक्रोमेट्री और हेड लोड एस्टिमेशन। अप्लाइड साइक्रोमेट्री, हेड लोड एस्टिमेशन, अप्लाइड साइक्रोमेट्री, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी 2 स्टार दे देते हैं। ये भी 100% आने वाला कुछ ऐसा जरूर पढ़ जाइएगा। आइए देखते हैं क्या होता है। तो साइक्रोमेट्री हमारा ये होता है जिसके अंदर हवा के शुष्क व आर्द्र वायु का अध्ययन करते हैं। तो हमारा साइक्रोमेट्री जो है एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा साइंस है जिसके अंदर हम हवा के शुष्क आर्द्र का अध्ययन करते हैं, वह आर्द्र हवा के व्यवहार का भी अध्ययन करते हैं। तो हमारा जो हवा होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो वही हमारा साइक्रोमेट्री कहलाता है। और हवा के शुष्क व आर्द्र के रूप में अध्ययन करते हैं, हवा के शुष्क और आर्द्र के रूप में अध्ययन करते हैं, तो ये हमारा साइक्रोमेट्री कहलाता है। वास्तव में साइक्रोमेट्री के अंदर वायु का स्थापना, वायु की अवस्था और उसके अंदर आर्द्रता के संबंध में अध्ययन करते हैं। इसमें जो है वायु की अवस्था और आर्द्रता के संबंध में अध्ययन करते हैं, तो ये हमारा साइक्रोमेट्री अभिप्रवाह मानव
खाद्य पदार्थों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना है। तो साइक्रोमेट्री हमारा जो होता है खाद्य पदार्थों पर पड़ने वाला जो इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, उन्हीं का अध्ययन करना होता है। इसमें वायुमंडलीय हवा में मुख्यतः N2, O2, CO2, आर्गन, हीलियम गैस के साथ साथ स्थानीय भाषा में आर्द्रता होती है। जब साइक्रोमेट्री के सिद्धांतों का उपयोग यांत्रिक समस्याओं को हल ज्ञात करने के लिए किया जाता है, अप्लाइड साइक्रोमेट्री कहलाता है। एकदम सिंपल सी डिफिनेशन है। हीट लोड एस्टिमेशन ताप, भार, ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा है। किसी विशेष स्थान पर उचित सीमा के भीतर तापमान बनाए रखने के लिए अपेक्षित है। कूलिंग लोड ऊष्मा ऊर्जा वह मात्रा है जो तापमान को उचित सीमा के भीतर बनाए रखने के लिए आंतरिक से निकालने की आवश्यकता होती है। ताप भार सूत्र रूप में दिया गया है। ये इसका सूत्र होता है हीट लोड ऑफ एम बराबर मास C4 स्पेसिफिक हीट। तापमान में अंतराल 5वां क्वेश्चन हमारा है। सेपरेटरी डिवाइस ये तो इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। थर्मोस्टेट ओवर लोड प्रोटेक्ट, LPHP कट आउट स्विच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी 2 स्टार दे रहे हैं। ये भी एग्जाम में 100% आने लगा है, इसको भी पढ़ के ही जाइएगा, बिना पढ़े तो मत जाइएगा। आइए और देखते हैं आगे। थर्मोस्टेट को ताप स्थापन करने की युक्ति कहते हैं। तो हमारा थर्मोस्टेट होता है, इसको जो है ताप स्थापन करने की युक्ति कहते हैं, यानी ये ताप की स्थापना करती है। यह एक ऐसी युक्ति है जो किसी तंत्र के तापमान को एक निश्चित तापमान के आसपास नियत बनाए रखने के में सहायक होते हैं। जो होता है थर्मोस्टेट, ये जो होता है किसी तंत्र के तापमान को एक निश्चित तापमान मतलब उसी तापमान के बराबर के आसपास नियत बनाए रखने में सहायक होती है। यह कार्य तापक और शीतलक उपकरणों को चालू या बंद करते हैं। आवश्यक तापमान बनाए रखने के लिए ऊष्मा स्थानांतरण द्रव के प्रवाह को आवश्यकतानुसार नियत करके यंत्र की सुरक्षा करता है। इसका प्रयोग निम्न होता है। तो आइए इसके प्रयोग देख लेते हैं। यह गर्म व ठंडा करने वाले यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। ये कौन से यंत्रों में प्रयोग किया जाता है? जो गर्म या ठंडा करने वाले यंत्र होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है इसका थर्मोस्टेट का। और दूसरा होता है या कुछ उच्च क्षमता वाले तंत्र में प्रयोग किए जाते हैं। यह ऊष्मा की बचत के लिए प्रयोग किए जाते हैं और अन्य कार्यों में भी प्रयोग किए जाते हैं जहाँ पर सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। आइए इसके बाद देखते हैं ओवरलोड प्रोटेक्टर। ओवरलोड प्रोटेक्टर हमारा क्या होता है? अधिक भार प्रोटेक्टर एक विद्युत यंत्र जिससे हम कंप्रेसर की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अंदर जब कंप्रेसर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है तब वह कार्य करता है। कार्य करते हुए एक दिए गए तापमान को अधिक तापमान पर कुछ यंत्र इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काट देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के काटने से कंप्रेसर कार्य करना बंद कर देता है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है इसको जो होता है अधिक टेम्परेचर मिलके हाई टेम्परेचर मिलके इसको काट देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कटने से कंप्रेसर में कार्य करना बंद कर देता है। जब कट जाएगा तो उसमें करंट ही नहीं जाएगा, तो जब करंट नहीं जाएगा तो चलेगी नहीं, तो फिर उससे जो है हमारा कंप्रेसर में कार्य करना बंद कर देता है। सीधा संबंध उसमें यह ऊर्जा से होता है जिस कारण दुर्घटना से बचाव किया जा सकता है। तीसरा है हमारा LPHP कट आउट स्विच, कम दाब उच्च ऊष्मा कट आउट स्विच। ये क्या होता है? हमारा कम दाब कट आउट उस स्विच संपीड़क को चूसर लाइन की तरफ लगा होता है। इसके अंदर हम प्रेशर नियंत्रित करते हैं। इससे कम दाब यदि प्रशीतन प्रवेश करता है तो वह कंप्रेसर को काट देते हैं। जब इसके अंदर जो है रेफ्रिजरेटर प्रवेश करता है, जब ठंड प्रवेश करता है तो वो जो होता है कंप्रेसर यानी संपीड़क जो होता है उसको कट कर देता है, जिसके कारण तंत्र की क्षमता बढ़ जाती है। कट करने से जो है तंत्र की क्षमता बढ़ जाती है। आइए आगे चलते हैं। तो आगे हमारा है साइक्रोमेट्रिक चार्ट और हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड कूलिंग लोड। ये भी हमारा 100% क्वेश्चन है और इसको भी 2 स्टार दे देते हैं। इसको भी जरूर पढ़ के जाइएगा, ये 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। साइक्रोमेट्रिक चार्ट ये हर बार अधिकतम पूछा जाता है, एक नया क्वेश्चन फिक्स रहता है, या तो ये पूछा जाएगा या फिर ये। देखते हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट के विभिन्न रेखाएँ हैं। पहला है ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन,
दूसरा जलवाष्प की द्रव्यमान रेखा, तीसरा है डीओ बिंदु तापमान रेखा, चौथा है आर्द्र बल्ब तापमान रेखा, चौथा है एंथैल्पी रेखा या कुल ऊष्मा रेखा, विशिष्ट आयतन रेखा। आइए और आगे देखते हैं। पेपर दाब लाइन या वाष्प दाब रेखा, सापेक्ष आर्द्रता रेखा, यही होता है इसका डायग्राम। इसका डायग्राम जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन यहाँ होता है, यहाँ जल वाष्प की द्रव्यमान रेखा होती है, इस पर ह्यूमिडिटी। आगे देखते हैं। हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, जब वायु को आर्द्रता से गुजारा जाता है जिसमें गर्म जल फुहार का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे प्रक्रम को तापन आर्द्रीकरण कहते हैं। जिस गर्म जल फुहार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है हीट को, ऐसे प्रक्रम को तापन एवं आर्द्रीय कहते हैं। इस प्रक्रम को वायु की स्पेसिफिक आर्द्रता बढ़ती है, एंथैल्पी शुष्क वाल्व तापमान बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा भी और घटेगा भी। इसकी एंथैल्पी शुष्क वाल्व जो होता है और इस भार पर निर्भर करता है। प्रारंभिक तापमान बढ़ता है घटता है, फुहार का प्रकार जैसा रहेगा वैसा ही इसका तापमान घटेगा बढ़ेगा। आइए आगे देखते हैं इसको। तो आगे इसका डायग्राम है, इसका डायग्राम आप लोग देख लीजिएगा। और हीटिंग कूलिंग लोड को देख लेते हैं। थर्ड जो है इसका थर्ड टॉपिक है, कमरे के अंदर की कुल ठंडी हवा को निकालने के लिए एक हीट पंप यंत्र की सहायता से उचित ताप बनाने के लिए कार्य किया जाता है, हीटिंग भार कहलाता है। तो ये जो हीटिंग एंड कूलिंग लोड होता है, ये रूम के अंदर जो ठंडी हवा होती है, ठंड होता है, उसको निकाल के अंदर गर्मी को उत्पन्न करता है। तो ये हमारा कमरे के अंदर कुल गर्म हवा को निकालने के लिए वातानुकूलन यंत्र की सहायता से तापमान बनाने के लिए किया जाता है, कार्य ठंडा भार कहलाता है। तो हमारा जो है जस्ट इसी का उल्टा होता है, हीटिंग का जस्ट उल्टा होता है यही कूलिंग लोड हमारा। तो कूलिंग लोड हमारा होता है कमरे के अंदर की कुल गर्म हवा को निकालने के लिए एयर कंडीशनिंग यंत्र की सहायता से तापमान बनाने के लिए, कार्य को ठंडा करने के लिए किया जाता है। तो हमारा हीटिंग वाला होता है कि रूम के अंदर अगर ठंडी हवा है तो उसे बाहर निकाल लेता है शोषित करके, और अगर ठंडी हवा है तो उसको बाहर कर देता है, और अगर गर्म हवा है तो उसको बाहर करके ठंडी हवा कर देता है। दोनों में फ़र्क होता है। आइए आगे चलते हैं। तो हमारा कंप्लीट हो गया 2022 का। अगर आप हाइड्रोलिक्स का भी ऐसे देखना चाहते हैं तो उसके लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो हम जो है उसका भी ला देंगे हाइड्रोलिक्स का। और आप लोगों को अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का चैनल है हमारे डिप्लोमा एकेडमी 2.0 नाम से ही हमारा बना है, डिप्लोमा एकेडमी 2.0 के नाम से बना है। सर्च करेंगे आप लोग टेलीग्राम पे तो मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो वहाँ मैं जो हूँ हमेशा इंपॉर्टेंट न्यूज़ और ऐसे PDF डालते रहता हूँ, तो वहाँ से आप लोगों को फ्री प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।